नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं पंडित श्री गिरधारी जी पारीक, संस्कृत के विद्वान और ज्योतिष के गजब के जानकार। हमने सोचा कि क्यों न आपको किसी एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जाए जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े, जो हमें हमारी परंपराओं से जोड़े। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी। राम राम जी। तो सर सबसे पहले जो हमारी हमने एक परंपरा सी बना ली है हमारे दर्शकों के लिए, वैसे आप कोई पहचान की दिक्कत है नहीं आपके लिए, लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी दें। मैं गिरधारी पारीक, मेरे पिताजी का नाम है गंगाराम जी पारीक और मेरा शिक्षा दीक्षा गांव से हुई है और गांव के बाद में पुष्कर हुई है। रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय पुष्कर से हुई है मेरी। और मेरे पिताजी विद्वान पंडित है, शास्त्री हैं वो, और आसपास के इलाकों में उनका ज्योतिष का कार्यक्रम, वैदिक का कार्यक्रम और विवाह कार्यक्रम ये सब उनकी तरफ से होते हैं। तो सर एक तरीके से ये आपको वंशानुगत और परंपरा से ही ये जो है ये साहित्य, शास्त्र, वेदांग और ये संस्कार हमारे पिताजी से हमारे को मिले हैं। और हमारे को ये गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं और हम आगे लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि आप ब्राह्मण होने का गर्व रखें। अच्छा सर, ये जो जिस प्रकार का अभी माहौल हम देख रहे हैं कि जो एक विदेशी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, पाश्चात्य जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है, उसने कहीं ना कहीं ये जो सनातन जो परंपराओं से जो शैक्षणिक पद्धति थी हमारी, उसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। और उसी के साथ में हमारी कई परंपराएं और जो हमारे जो सिस्टम थे वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो अभी कैसे सामंजस्य बैठाया जाए कि जो युवा पीढ़ी है वो इस तरफ वापस आकृष्ट हो? देखो, शास्त्र और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान भी शास्त्रों को मानती है और जो वेदों में, गणित में, जो पंचांग में जो होता है ना, 5 प्रकार के ग्रह होते हैं, नक्षत्र, योग, करण, राशि, ये सब फलादेश से अपन ये बता सकते हैं कि भाई फला दिन ग्रहण है, फला दिन दीपावली है, होली है, तीज है, आज सूर्य उदय कितने बजे होगा, सूर्य अस्त कब होगा, चंद्रमा कब उदय होगा, ये सब चीज़ें गणित बताती है, विज्ञान बताती है और ये चीज़ ही शास्त्र बताता है। तो एक दूसरे का पूरक है। निश्चित तौर से आज के समय में विज्ञान की दृष्टि से अपन पीछे चल रहे हैं। अपना जो भौगोलिक दृष्टि, अपना जो कल्चर है ना, ये पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहा है। तो इसी तौर से अपना नुकसान हो रहा है, विकास विनाश का प्रतीक हो रहा है। अपने पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे, इतने समझदार थे, बहुत आगे की सोचते थे। जैसे शादी करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं तो ये बोलते हैं भाई 7 पीढ़ी का सनातन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 7 पीढ़ी की नींव दे रहे हैं। तो वो तो एक पीढ़ी का ही काम है, लेकिन 7 पीढ़ी तक उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी दूरदृष्टि बहुत आगे की थी। और उन्होंने वैदिक साहित्यक और ये संस्कार जो होते हैं ना, ये पुराने वडेरों से बहुत ज़बरदस्त पूर्वजों से मिले अपने को। अभी अगर मान लो कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे संस्कृत शिक्षा लेनी है, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि उसे ये कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? देखो, अपने राजस्थान में कई कॉलेज है, महाविद्यालय है, जैसे पुष्कर है, किशनगढ़ है, डीडवाना है, सुजानगढ़ है, लाडनू है, मोलासर है। अपने आसपास में इलाके में जैसे काशी विश्वविद्यालय है, जैसे वेद का ही अध्ययन कराया जाता है, साहित्य का अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हो। और अध्ययन करने के लिए कोई विशेष कोई जगह नहीं होती है, मतलब आप में खुद में ये गट्स होने चाहिए, आप में ये सीखने की ललक होनी चाहिए, आप में ये समझ होनी चाहिए कि मेरे को शास्त्र पढ़ने हैं। और शास्त्र पढ़ोगे तो आप में जो अपने संस्कृति में जो 16 संस्कार है ना, तो इनमें सब मिलेंगे आपको। और उनसे हर चीज़ का अलग अलग लॉजिकल है। जैसे अपने आप में चोटी रखना है, यज्ञोपवीत संस्कार है, कर्ण वेदन है, चूड़ा पहनने का है, ये दो जो संस्कार होते हैं ना, ये निश्चित तौर से अपने शास्त्रों में सब चीज़ें लिखी है। अपने जीवन में मर्यादा कैसे रखी जाती है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ने के लिए आप है ना, आसपास का जो इलाका है, जैसे भाई सुजान अपने सलीमाबाद है,
तो वहाँ श्री जी महाराज का बहुत अच्छी जगह है। पुष्कर में बांगड़ जी की कॉलेज चलती है, वहाँ भी अच्छे व्यवस्था है, अच्छा वेदांग पढ़ाते हैं, संध्या वंदन करते हैं, सूर्य वंदन करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनमें सिखाई जाती है और आगे भविष्य में जाके वो आदमी अच्छा विद्वान बन सकता है। अच्छा, एक मेरे को जरा सा ये एक संदेह दूर करें आप, जो ज्योतिष है, ज्योतिष का जो अध्ययन करते हैं, तो ज्योतिष भी एक तरीके से गणित ही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अब क्या कोई गणित में पारंगत व्यक्ति ज्योतिष में पारंगत हो सकता है, या उसको एक्स्ट्रा इसके साथ में कुछ और करना होगा? नहीं, इसमें एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखो, पंचांग होता 5 चीजों का, जिसमें नक्षत्र है, तिथि है, वार है, योग है, करण है, इसमें सब चीजें आ जाती है। जैसे 27 नक्षत्र है ना, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, मंगा, पूर्व फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, अभिजित, धनिष्ठा, रेवती, ये 27 नक्षत्र है। तो 12 राशियां हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। वैसे ही ये तिथि है, 15 तिथि होती है। तो इनका सबका आदमी को ज्ञान हो तो आगे जाके उसमें बराबर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जो भी जो कुंडली बनती है या जो ज्योतिष के जो फलादेश आते हैं, उसके लिए आपको जो जातक होता है उसकी जो जन्म तिथि है, जो जन्म का समय है और जो जन्म का स्थान है, ये 3 चीजें जो है उनकी आवश्यकता होती है। वो मस्ट होती है ना? अगर किसी के पास में ये नहीं हो तो उसके लिए फिर क्या रास्ता है? उसे जैसे बोलता नाम हो तो उसके अनुसार अपन उसका देख सकते हैं। वैसे देखो, अलग अलग धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है कि जैसे आदमी का नाम बोलता नाम है, तो बोलता नाम से जैसे किसी को पुकारते हैं तो उसको आभास हो जाता है कि फला राम जी है, तो उसको उसका फलादेश उसका बराबर मिलता है उसको। अच्छा, बोलता नाम से भी, बोलते नाम से बराबर मिलता है? बिल्कुल। अच्छा, उसमें फिर आप ये उतना आवश्यक नहीं है कि भाई आपके पास में नहीं, आवश्यकता तो जैसे एग्जैक्ट तो अपन जैसे जन्म नाम तिथि है आपकी, जन्म नक्षत्र है, या आपके जिस बार को आप जन्मे हो, जैसे रात को जन्मे या दिन में जन्मे, तो उसका अलग अलग उसका फलादेश होता है। तो उसमें करेक्ट बता सकते हैं आपका जीवन में क्या क्या घटना होगी और क्या क्या आगे होने वाला है और उसका परिणाम क्या होगा और उसका उपाय क्या है, ये शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, एक जो वास्तु है, वास्तु भी आजकल काफी प्रचलित हो रहा है, तो वास्तु क्या जो अभी चल रहा है वो वास्तु में अपने जो ये इनसे जुड़ा हुआ है या कोई अलग ही हट करके? ये धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। वास्तु का मतलब होता है वातानुकूलन वातावरण। जैसे सूर्य का डायरेक्ट रोशनी आना है, वायु का आना है, और प्राकृतिक चीजें जैसे उत्तर दिशा की हवा आनी है, जैसे जल कौन है, अग्नि कौन है, वायु कौन है, ये आदमी ग्रह स्वामी का सोने का स्थान है, ये एग्जैक्ट जगह हो तो आदमी के जीवन में सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक सर, ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। नहीं, कोई दिक्कत। एक मेरे को ये बताएं आप, जैसे मंत्र हैं, मंत्र किस प्रकार से प्रभावकारी होते हैं और उनका मतलब सही उच्चारण अगर ना करे कोई तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? नहीं, उससे हानि हो सकती है। जैसे गणेश जी के 1000 मंत्र है, विष्णु भगवान के 1000 नाम है, कृष्ण भगवान के 1000 नाम है, तो उनका अलग अलग पठन करने से, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति कर तो लक्ष्मी की आराधना करो आप, बालाजी की आराधना करो तो बालाजी की आराधना करना चाहिए, लेकिन उसमें अशुद्धि होती है ना, तो उसका फल अनिष्ट का ही मिलता है, फल नहीं मिलता उससे। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि भाई आप जैसे कृष्ण हैं, बालाजी हैं, ये कोई व्यक्ति किस प्रकार तय करे कि उसके लिए किस देवता के, किस भगवान के मंत्र जो हैं उसके लिए उपयोगी होंगे, ये उसे कैसे पता चलेगा? नहीं, उसकी जैसे राशि है तो राशि से निकालना पड़ेगा कि भाई आप फला राशि से हैं, तो आपको उसमें क्या होता है, 3 चीजें होती है। एक तो कुल देवता, कुल देवी और पितृश्वर। अपने पूर्वज किस मतलब कुल देवता की पूजा करते थे, अपने जो पूर्वज किस मतलब देवी देवता को मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन उसकी पूजा कर सकते हैं, वो भी इष्ट मान सकते हैं उनको। और एक अपने ज्योतिष के अनुसार, जैसे आपको बालाजी का इष्ट रखना है या माता जी का रखना है, या उसमें एक ये चीज़ हो सकती है कि भाई जैसे आपको सरस्वती की पूजा करनी है तो आपको विद्या के लिए होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजन करनी जाती है, जैसे बलष्ट प्राप्त करना हो या किसी अनिष्टता को दूर करना हो तो बालाजी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, अभी जैसे आपने एक नाम लिया कुल देवता और कुल देवी, बहुत जनों की ये समस्या होती है, आधुनिक पीढ़ी है, घर से दूर रहते हैं, 1-2 पीढ़ी घर से दूर निकल गई, परंपराओं से जो है उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि भाई हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, उनका स्थान कहाँ है, उनके लिए फिर क्या सलाह रहेगी? उनके लिए यह रहेगी, जैसे अपने पुराने या तो कोई पूर्वज हो या जैसे बई भाट होते हैं अपने, उनके पास में अपना रिकॉर्ड रहता है,
कि भाई आपके जैसे कुल देवी कौन सी है, कुल देवता कौन से हैं, या आपके पितृदेश्वर कौन से थे, जो उसमें वो बता सकते हैं। जैसे आपके जैसे राव होते हैं, भाट होते हैं, या जैसे पुष्कर जी या गंगा जी में अपने जो पूर्वज गए जाते हैं ना, तो वो उसमें बाकायदा उनका ब्यौरा होता है। चलिए जैसे आपका कौन सा नक्षत्र, अपने कौन सा मतलब क्या है कि वर्ण में है आप, तो उसका वो पूरा बता देते हैं। अच्छा, एक जाते जाते जो मैं सभी से सवाल करता हूँ, मेरा अंतिम सवाल कमोबेश एक ही होता है, ये कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप कोई संदेश जो देना चाहें वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, कि उनको अपने आप को किस प्रकार से इस कठिन समय के लिए तैयार करना है, किस प्रकार से उनको अपना करियर शेप करना है और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? देखो, डेफिनेटली विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास के साथ में अपने जो संस्कार लुप्त हो रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कराओ और संस्कारित करो उनको। जैसे घर में जो संस्कार होते हैं ना, वो घर से मिलते हैं। प्रथम गुरु तो अपनी माँ ही होती है, तो माँ और पिताजी के संस्कार अच्छे होंगे तो डेफिनेटली अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देंगे। निश्चित तौर से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और अपनी जो संस्कृति है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन होना चाहिए। भाई जैसे अपने यहाँ का क्लाइमेट क्या है, यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ के लोग बागों का खान पीन क्या है, रहन सहन क्या है, मतलब जनरली उनको आसपास के जो इलाका होता है ना अपना, जहाँ अपन रहते हैं, तो उनका पूरा उनको बोध होना चाहिए। और बोध अपने घर वाले ही सिखाते हैं, उनके संस्कार भी अपने घर से ही पैदा होते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आगे अध्ययन करें, और जब तक आपके पास में पढ़ाई रहेगी जब तक आप अच्छा संस्कार सीख सकते हो, और यानी विदेश में भी जाके आप अपना वर्चस्व पैदा कर सकते हो। अच्छा सर, जाते जाते बात करते हैं पर्वत सर की। तो पर्वत सर में क्या इस प्रकार की किसी स्वाध्याय के लिए, किसी अध्ययन के लिए कोई व्यवस्था है, या कोई अपने कहीं मानसिकता में है कुछ ऐसी? नहीं, पर्वत सर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने एक दो कोई शिविर रखे थे जो बच्चों के संस्कार के लिए, बच्चों को जैसे वैदिक ज्ञान के लिए, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, और सूर्य के रख देना है, यज्ञोपवीत रखना है, कमरबंदा रखना है, ये चीज़ें बताई गई थी। लेकिन थोड़ा ही समय प्रयत्न किया था, लेकिन लोगों को रुझान रहा नहीं, इसलिए हमने भी ज़्यादा प्रयत्न किया नहीं। आज भी कोई हमारे पास कोई पूछते हैं तो हम उनके लिए तैयार हैं। कोई लेना चाहते हैं हमारे से कोई ज्ञान, तो हम तो जितना ये सरस्वती है, जितना इसको बांटोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल साहब। तो सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, तो ये थे हमारे विशेष अतिथि श्रीमान पारिक साहब। आशा है आपको हमारी इनसे ये बातचीत पसंद आई होगी, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको हम किस तरह से पुनरुज्जीवित करें, उसमें इनके द्वारा जो सलाहें दी गई है, आशा है वो भी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इनसे संपर्क करना चाहें किसी प्रकार की भी अपनी किसी दिक्कत के लिए, किसी समस्या के लिए, या ज्ञान अर्जित करने के लिए, तो निसंदेह इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।